गजा शहर के बीचों बीच स्थित अल वेहदा स्ट्रीट में अब ज्यादा कुछ नहीं बचा। हालिया लड़ाई छिड़ने के बाद ये इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों पर हुआ सबसे जोरदार हमला था। यहाँ जिंदा लोगों की तलाश की जा रही है। वो कह रहे हैं जोर से बोलो ताकि हम सुन सकें, क्या तुम ठीक हो? हालांकि कम ही लोग जिंदा मिले। अपने बच्चों को लेकर भागे लोग ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। जब मैं अपने छोटे बच्चे को ले जा रहा था तो उसने कहा कि पापा, मैं मरना नहीं चाहता। ये बेहद दुखद है। ये शहर बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहा। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपने सुरक्षा प्रमुखों के साथ बैठक की। इसमें युद्ध विराम पर चर्चा नहीं हुई। गजा सीमा की ओर जाते समय कुछ बस्तियां दिखती हैं। यहाँ की सरकार का कहना है कि हमला रोकने तक ये बस्तियां रॉकेटों से सुरक्षित रहेंगी। हमास के साथ दूसरे युद्धों के दौरान भी इसराइली नेताओं ने यही कहा था। इसराइली सेना ने अपने एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम का इस्तेमाल किया है। उनका कहना है कि ये गजा से दागी गई 90% मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। इसराइल और हमास के बीच हुई पिछली लड़ाइयां तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से खत्म हुई थीं। आमतौर पर मिस्र के दखल के बाद संघर्ष विराम होता है। इस बार भी संपर्क साधा गया है, लेकिन ये एक मुश्किल प्रक्रिया है क्योंकि संघर्ष विराम से पहले दोनों ही पक्ष इस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं जहां से वो अपनी आवाम से ये कह सकें कि उनके बलिदान, नुकसान और मौतों से कुछ हासिल हुआ है। अगर इसराइल इस संघर्ष को अगले चरण में ले जाकर गजा में जमीनी हमला करता है तो इससे शांति की प्रक्रिया भविष्य में और आगे के लिए टल जाएगी। 2014 की जंग करीब 2 महीने चली थी। आयरन डोम की वजह से गजा के मुकाबले इसराइल का बहुत कम नुकसान हुआ। दूसरी वजह यह है कि इसराइल हथियारों के मामले में कहीं ज्यादा मजबूत है। जाहिर सी बात है कि आम नागरिक कभी हमारे निशाने पर नहीं होते, कभी भी नहीं। लेकिन आपने उन्हें मारा है। इस हिंसा में दोनों ही पक्षों में से अगर किसी की भी जान जाती है तो ये दुखद है। लेकिन सबसे ज्यादा तो ये गजा में हुआ है। मैं समझती हूँ कि कहीं भी आम आदमी की जान जाना दुखद है। नुकसान हमारा भी हुआ है। जब हम वहां थे तो गजा की ओर से कई मिसाइलें इसराइल के अश्कलोन शहर को निशाना बनाते हुए दागी गईं। आयरन डोम सभी मिसाइलों को नहीं रोक पाया, पर यह हमला उतना घातक नहीं था। गजा में 6 साल की सूजी एशकुंताना को मलबे से निकाला गया। उनकी मां, 2 बहनें और 2 भाई इस हमले में मारे गए। सूजी के पिता रियाद को यही लगा था कि परिवार में वो अकेले ही बचे हैं। वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि एक दिन शायद सूजी में उनकी बाकी बेटियों की मुस्कान नजर आएगी। अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें अरब पार्टियां जो हैं वो ऐसी सरकार का समर्थन नहीं कर पा रही हैं और एक समर्थन जो मिलता नजर आ रहा था वो भी पार्टी वापस निकल गई है। साथ ही साथ एक और अहम राइट विंग पार्टी जो इस सरकार में शामिल होने वाली थी उसने भी अपना समर्थन वापस ले लिया और वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बात कर रही है। भारत जो है वो फलस्तीनी प्राधिकरण को मान्यता दे रखा है भारत ने, और इसराइल और फलस्तीनी प्राधिकरण दोनों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन भारत ने हमेशा एक संतुलन बनाने की कोशिश की है दोनों पक्षों के बीच, कभी मध्यस्थता की भूमिका नहीं निभाई है। हालांकि दोनों ही पक्ष भारत का सम्मान करते हैं और भारत से अगर दोनों पक्ष अगर इस तरह का कोई रिक्वेस्ट करें तो जाहिर है कि भारत जो है वो कोई भूमिका निभाएगा। इजराइल और फलस्तीनियों के बीच विवाद की जड़ में है यरूशलेम, पवित्र स्थलों वाला वो शहर जहां तनाव हमेशा सुलगता रहता है। लेकिन इस ताजा विवाद की शुरुआत कैसे हुई? इजराइल के कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम से कुछ दर्जन परिवारों को उनके घरों से हटाने की धमकी दी गई थी, जिस पर विवाद हो रहा था। इन परिवारों की जगह यहाँ यहूदी बसने वाले थे। वहीं सूर्यास्त के वक्त पुराने शहर की दहलीज पर फलस्तीनियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी को लेकर भी इजरायली पुलिस और फलस्तीनियों के बीच
तनाव था। रमजान का आखिरी हफ्ता आते आते ये तनाव अल-अक्सा मस्जिद तक पहुंच गया। इजरायली सुरक्षा बलों ने आरोप लगाया कि फलस्तीनी मस्जिद से पथराव कर रहे हैं। एक दिन बाद इजरायल ने आरोप लगाया कि मस्जिद में इकट्ठा भक्त इजरायल समर्थकों के पूर्व नियोजित जुलूस पर हमले की योजना बना रहे हैं। इसी आरोप के साथ इजरायली सैनिकों ने मस्जिद में धावा बोल दिया। गजा पट्टी पर शासन चलाने वाले संगठन हमास ऐसे में खुद को यरूशलेम के रक्षक के तौर पर पेश कर रहा है, जो मुसलमानों के हक में खड़ा है। इजराइल पर रॉकेट दागने को हमास यरूशलेम की रक्षा में उठाया गया कदम बता रहा है। पर यरूशलेम इतना अहम क्यों है? यरूशलेम की अहमियत की शायद वो इकलौती बात है जिस पर दोनों पक्षों के लोग सहमत हो सकते हैं। इसके राष्ट्रीय और धार्मिक दोनों महत्व हैं। इजरायली यरूशलेम को अपनी अविभाजित राजधानी मानते हैं, जबकि फलस्तीनी इसे या कम से कम इसके पूर्वी हिस्से को भविष्य में मिलने वाले अपने देश की राजधानी के तौर पर देखते हैं। लेकिन हाल की हिंसा यरूशलेम पर दावे से कहीं आगे बढ़ गई है। इसने 2014 में गजा में हुए युद्ध की यादें ताज़ा कर दी, जिसमें 2000 से ज्यादा फलस्तीनी और दर्जनों इसराइली मारे गए थे। यही वो मौका था जब आखिरी बार इतनी भयानक हिंसा हुई थी। और अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या प्रतिक्रिया है? हर किसी की चिंता बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा है कि बातचीत ही हिंसा को पीछे छोड़ने का इकलौता तरीका है और इस पर अमल होना चाहिए। लेकिन अभी दोनों ही पक्षों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। और हमेशा की ही तरह इस बार भी दोनों ही तरफ से आम नागरिक कीमत चुका रहे हैं। इजरायली यरूशलेम को अपनी अविभाजित राजधानी मानते हैं, जबकि फलस्तीनी इसे या कम से कम इसके पूर्वी हिस्से को भविष्य में मिलने वाले अपने देश की राजधानी के तौर पर देखते हैं। लेकिन हाल की हिंसा यरूशलेम पर दावे से कहीं आगे बढ़ गई है। इसने 2014 में गजा में हुए युद्ध की यादें ताज़ा कर दी, जिसमें 2000 से ज्यादा फलस्तीनी और दर्जनों इसराइली मारे गए थे। यही वो मौका था जब आखिरी बार इतनी भयानक हिंसा हुई थी। और अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या प्रतिक्रिया है? हर किसी की चिंता बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा है कि बातचीत ही हिंसा को पीछे छोड़ने का इकलौता तरीका है।